हेलो स्टूडेंट, ये थोड़ा सा पार्ट रह गया था पहले। जो मुझे लगा था कि अमेंडमेंट में घुमा फिरा के थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो पार्ट प्लेस ऑफ सप्लाई में। ऑल्दो ये है पूरा ना, बट मुझे लगा कि अभी नेक्स्ट टाइम थोड़ा ट्रिकी करके पूछ सकते हैं ये आपके अटेम्प्ट में जेन में, कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स परचेज ओवर द काउंटर इन वन स्टेट एंड ट्रांसपोर्टेड टू अनदर स्टेट बाय बायर। यानी कई बार ऐसा होता है कि भाई बंदा जो है वो अनरजिस्टर्ड है, उसने कहीं से गुड्स खरीदे और दूसरी जगह पे लेके गया, क्योंकि मान लो वहाँ पे उसको बेनिफिट हो रहा है, कोई लोअर रजिस्ट्रेशन चार्ज का या रोड टैक्स का, कुछ भी उसको बेनिफिट हो रहा है। जनरली क्या होता है, जहाँ पे गुड्स बेचते हैं वही हमारा हो जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई, और अनरजिस्टर्ड में तो हम लोकल सेल मान लेते हैं, अनरजिस्टर्ड सेल में तो लोकल सेल मान लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो लगता था, जो रीज़न था मैंने पेंडिंग रखा था, वो कि कई बार वो ट्रिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं घुमा फिरा के इन एमसीक्यू और इन अ प्रैक्टिकल। तो जनरली क्या है, पूरा प्रोविजन यहाँ पे समराइज है कि अगर ओवर द काउंटर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने गुड्स खरीदे, अनरजिस्टर्ड यानी जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, जीएसटी नंबर नहीं है तो क्रेडिट मिलने नहीं वाली, तो जनरली हम लोकल सेल लेके चलते हैं, बट ऐसा नहीं। यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है अमेंडमेंट में कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने आपको एड्रेस दिया, अनरजिस्टर्ड पर्सन ने इनवॉइस में जो आपको एड्रेस दिया ना, तो उस हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई लो। और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने आपको एड्रेस नहीं दिया तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर इज LOS एंड POS इज ऑल्सो LOS, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज लोकल सेल, C+S। ओके, बट अगर उसने एड्रेस दिया और अनरजिस्टर्ड है तो भी दिया, तो फिर जो एड्रेस है ऑन रिकॉर्ड वो लेने का अनरजिस्टर्ड केस में। तो खास ध्यान रखना, मैंने एक एग्जांपल बनाया है कि से फॉर एग्जांपल वही जो हम लोग पढ़ते थे तब, कि गुजरात से रुद्र गया आगरा और वहाँ जाके उसने ताजमहल खरीदा, पता है ना, छोटा सा, बट रुद्र ने जाके ऐसा बोला, एड्रेस दिया कि मैं आनंद से आया हूँ। सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, कि आगरा वाला बंदा जो है LOS जो सेल कर रहा है, LOS और POS, सप्लायर आगरा का है और यहाँ पे उसने एड्रेस दिया आनंद का, तो ये केस में टैक्स लगेगा IGST, ऑल्दो सेल वहाँ पे ही ख़त्म हो गया है। और रुद्र कौन है? अनरजिस्टर्ड। रुद्र कौन है? अनरजिस्टर्ड। सो बॉट ताजमहल एड्रेस ऑफ गुजरात गिवन, देन इट विल बी लायबल फॉर IGST for the person who is selling in Agra, even though it is out with same point of time sale, but address of Anand, then you take IGST गुजरात। दूसरे केस में अगेन नंदिनी है गुजरात की, नंदिनी इज ओनली कंसिस्टेंट इन वॉकिंग, बाकी सब पढ़ रहे हैं ऐसा मैं मान लेता हूँ, बट थोड़ा तो एक्सरसाइज करने का यार, 15-20 घंटे थोड़ा पढ़ रहे होगे, पढ़ रहे हो तो सब रैंक आएंगे इस बार, नहीं पढ़ रहे हो तो बताओ। तो नंदिनी यहाँ से आगरा गई, अगेन उसने भी ताजमहल खरीदा, बट उसने एड्रेस नहीं दिया, एड्रेस नहीं दिया ऑन पेपर इनवॉइस, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज लोकल सेल, C+S, आगरा में ही सेल हो गया ऐसा हम मान लेते हैं। तो ये ऐसे कोई टेक्निकल नहीं था, बट ऐसा मैंने रखा था कि भाई आप ध्यान से देखो। दूसरा, एडवर्टाइजिंग रिलेटेड उन्होंने 2 इश्यू दिए और उसका क्लैरिफिकेशन, बट ये आप जब पढ़ते हो तो उतना आइडिया नहीं आता। तो अगेन मैंने केस स्टडी फॉर्म में रखा है कि वो लगेगा आपको एडवर्टाइजिंग का, बट एक्चुअली वो एडवर्टाइजिंग का पॉइंट ही नहीं होता, ऐसा है। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको ऐसा लगेगा कि एडवर्टाइजिंग का प्रोविज़न है, बट है नहीं। जैसे इश्यू लेते हैं कि आर्यन जो है वो एक होर्डिंग का ओनर है, होर्डिंग, बड़े बड़े होर्डिंग होते हैं, बिल बोर्ड होते हैं, वो उसने जय को दिया। अब जय देखो उसका एडवर्टाइज नहीं कर रहा है, जय की खुद की एडवर्टाइजिंग कंपनी है, जय की खुद की एडवर्टाइजिंग कंपनी है। तो उसने आर्यन को क्या बोला कि भाई आपके जितने भी होर्डिंग हैं ये 5 एरिया वाले मुझे दे दो, मैं क्लाइंट को बेचूंगा, आप मुझसे एक टारगेट अमाउंट बताओ कि मुझे इतने देने आपको, फिर मैं आगे जो प्राइस में बेचूंगा वो प्राइस में मैं मेरे एंड से कर लूँगा। आर्यन ने बोला ठीक है, अभी खाली पड़े तो ले लो। तो यहाँ पे आपने ना एडवर्टाइजिंग नहीं दिया, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने स्पेस बेचा है और इमूवेबल होर्डिंग आपके हैं वो स्पेस दिया है। So they will use word advertising, but technically it is not advertising. It is the supply of space of immovable property. तो 12(3)(a) जो अपना सेक्शन था प्लेस ऑफ सप्लाई में, इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पे लोकेटेड है वो होगा POS। तो LOS तो आर्यन जहाँ पे है वो लोकेशन ऑफ सप्लाई, और POS आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो। तो अगर ये दोनों बड़ौदा में है और जय की जो कंपनी है वो बॉम्बे बेस्ड है, तो फिर आपको लोकल सेल बनाना है, बराबर, इट इज C+S, भले जय GST में रजिस्टर्ड हो। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो ये खास पॉइंट है, अगेन घुमा फिरा के पूछेंगे तो याद रखना है, बट साथ में ही उसको मर्ज करेंगे दूसरे क्लैरिफिकेशन के साथ
कि मान लो आर्यन जो है वो होर्डिंग ही रेंट पे देता है ऑन एडवर्टाइजिंग, और उसने मवलिन सर को स्पेस दी है किसके लिए से पीएसपी एजुकेट इंडिया का होर्डिंग लगाने के लिए। तो यहाँ पे जो ऐड हो रही है ना वो मवलिन सर इंडिविजुअल है और वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं है। और एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं है इसका मतलब क्या, ये सप्लाई ऑफ स्पेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेक्शन नहीं है, भले आपको लगेगा बट है नहीं। तो सर ये क्या है, ये 12(2) है सीधा, प्योरली द नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्विस। ये प्योरली द नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्विस। देखो ये फटाफट आप वीडियो देख के फिर आप ये पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। आप सिर्फ वो थियरी पढ़ोगे यू विल नॉट गेट आइडिया, इसलिए मैंने एक एक एग्जाम्पल बनाया था। फिर लास्ट में ये नया पॉइंट है, अगेन आई कैन राइट डाउन दिस, इट इज येट टू बी आस्क्ड। So clarification regarding the place of supply of goods particularly being supplied through e-commerce। यानी डियर स्टूडेंट्स ऐसा ई कॉमर्स में कई बार होता है कि वो जो बेच रहा है ना वो किसी को भेज रहा है, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और उसमें ऑर्डर देने वाला कोई और है और रिसीव करने वाला कोई और है। यानी मिस्टर ए इज अनरजिस्टर्ड, वो है स्टेट एक्स में, उसने फ़ोन ऑर्डर किया ऑनलाइन बट डिलीवरी वो बोल रहा है वाई स्टेट में। तो क्वेश्चन ऐसा है जैसे मैं हूँ एक्स में और मैंने अमेजोन पे ऑर्डर किया और बट डिलीवरी मुझे राजस्थान चाहिए वाई में। तो क्वेश्चन है कि यार इसमें क्या करेंगे, पेमेंट जो दे रहा है वो लेने का कि रिसीव जो हो रहा है वो देना है। तो इट इज़ क्लेरिफिकेटरी इन नेचर। तो फिर डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई देखो हमें तो प्लेस ऑफ सप्लाई देखना है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, वाई, जहाँ पे एक्चुअल गुड्स जा रहे हैं। तो जहाँ एक्चुअल गुड्स जा रहे हैं उसी को आप POS लो, बराबर। जिसने ऑर्डर किया है या पैसे दिए है वो मत लो। सो डिलीवरी एड्रेस एज द address of recipient of invoice for the purpose of determination of place of supply of the said supply of goods you have to take. And see all this point you have to remember. Honestly I am expecting 2-3 marks. Honestly I am expecting 2-3 marks. Not directly तो indirectly ये आपको मिलेगा। फिर पेमेंट ऑफ टैक्स का जो भी मैंने बाकी रखा था वो भी मेरे दिमाग में ऐसा ही था कि वो भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने बाकी रखा था। उसमें भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ जो उन्होंने नहीं दिया, बट एज आई नो कि इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कभी भी बनाती है, नहीं होते तो भी फर्स्ट टाइम। ओके, तो पेमेंट ऑफ टैक्स में भी 2 प्रोविज़न है। दूसरा वाला तो बहुत सिंपल है कि आपको पता है कि CGST, SGST, IGST का क्रेडिट मिलता है, बट डियर स्टूडेंट कॉम्पनसेशन सेस का भी मिलता ही है। कॉम्पनसेशन सेस बहुत कम चीज़ों पे, बराबर, जैसे SUV गाड़ी और उस पे है तो वो मिलेगा क्रेडिट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो किसके सामने मिलेगा, कॉम्पनसेशन सेस के सामने। सो कॉम्पनसेशन सेस विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट कॉम्पनसेशन सेस। सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस इन MCQ। ओके, दूसरे से सामने नहीं सेट होगा। ओके, अब ये जो पहला पॉइंट था ये आप पढ़ोगे ना 1-2 बार तो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड इंटरेस्ट के बारे में। इसलिए मैंने प्रैक्टिकल बनाया। और मैंने प्रैक्टिकल क्यों बनाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नॉट इफ इन इंटर देन इन फाइनल देर इज अ प्रोबेबिलिटी, इफ नॉट इन इंटर फाइनल देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये बना के पूछे। तो पहले सिनारियो समझो, इंटरेस्ट लेना है। किस पे इंटरेस्ट लेना होता है टेक्निकली, जिस पे सरकार को लॉस हुआ है रेवेन्यू का। तो ट्रांजैक्शन पूरा समझो, अमाउंट इसीलिए लिखिए क्योंकि इसमें अमाउंट नहीं थी, ये बाद में लेने का पर्पज़ यही था। बराबर, NC यू मार्क माई वर्ड्स, नसीब अच्छा हुआ ना तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो सब बार आके ऐसे ही बोलते हैं कुछ नया आया कुछ नया। अनलेस यू अंडरस्टूड, एंड इफ यू अंडरस्टैंड यू विल हैव अ वेरी गुड एज। आपको लगेगा कि हाँ ये सर ने बोला था वही है, बट थोड़ा घुमा फिरा के पूछा, देन योर आंसर विल बी करेक्ट। 20 जुलाई को जून खत्म होने के बाद हम रिटर्न भर रहे थे, तो जून का पिछले महीने का टैक्स था 50,000 और ITC आपके पास बैलेंस था 80,000। ध्यान से देखो, आपके पास बैलेंस 80 था तो 50 टैक्स के सामने 50 आपने सेट ऑफ ले लिया, इज इट ओके, और आपने नील कर दिया। ये जो 50 आपने सेट ऑफ लिया 2B में से, आपको 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कभी भी पता चला कि यार उसमें से 20,000 क्रेडिट आपने गलत ले ली थी, वो ब्लॉक क्रेडिट थी जो आपको नहीं लेने की थी, बट फिर भी आपने ले ली गलती से, गलती पता भी चली आपको। अब आप वो 20,000 रुपये रिवर्स करना चाहते हो तो सरकार क्या बोलती है, ये 20,000 रुपये आपको रिवर्सल तो करना ही है, बट हमें वो 20,000 तब नहीं मिले थे और 2 महीने बाद मिले हैं, तो हम उस पर इंटरेस्ट लेंगे 18%। तो ये कोर्ट में गया। अभी देखो इंटरेस्ट लो, गलत क्रेडिट था, बात समझ में आती है। बराबर, जैसे मान लो ये 50,000 में से
आपने 25,000 ITC लिया, 25,000 पे किया, क्योंकि आपके पास बैलेंस ही 25 का था। ध्यान से देखो 25 का ही बैलेंस था। फिर पता चला वो 25 में भी 20 गलत था, तो 2 महीने बाद आपको वो 20 तो सरकार को देने पड़ेंगे और 2 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट वो जो प्रोविजन बात कर रहा है वो क्या कर रहा है कि आपके पास 80 का बैलेंस था और 50 सेट ऑफ लिया, तो आपके पास स्टिल 30 का बैलेंस था। यानी ये 20,000 गलत भी होते, ये 20,000 गलत भी क्रेडिट होते तो भी 80 में से वो बैलेंस 30, जो 80 में से 50 क्रेडिट लिया, 30 का बैलेंस है, उसमें से वो 20 सेट ऑफ भी कर लेते तो भी आपके पास क्रेडिट थी। और ये क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में यानी सरकार के पास ही पड़ी हुई है। और उसके बाद भी हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि 20 अक्टूबर को आपको पता चला कि सर ये 20,000 की क्रेडिट गलत थी, या आपको पता चला या डिपार्टमेंट ने आपको बोला, बट जुलाई में भी आपके पास एक्सेस क्रेडिट थी 60,000, अगस्त में भी 70 थी, अक्टूबर में भी थी, कोई भी मंथ में आपको पता चला कि ये क्रेडिट गलत थी, तो आप वो 60 में से 20 उड़ाओ, अगस्त में पता चला तो 70 में से 20 उड़ाओ, अक्टूबर में पता चला तो 50 में से 20 उड़ाओ, तो भी आपके पास हर महीने एक्सेस क्रेडिट थी। तो हम सरकार को बोल सकते हैं कि भाई आपको कोई लॉस नहीं हुआ। वो क्रेडिट मैं 20,000 की नहीं भी लेता तो भी मुझे टैक्स भरने का आता ही नहीं था, और अगर टैक्स भरने का नहीं आता है तो इंटरेस्ट कहां से आएगा? ओके, सो वेरी लॉजिकल थिंग बट ड्राफ्टेड इन थियरी इन वेरी ऑड मैनर। तो सर कभी आएगा ही नहीं इंटरेस्ट का लायबिलिटी, आएगा ऑप्शन 2। और ये टेक्निकल हो सकता है इंस्टीट्यूट अगर पूछेगी तो, कि मान लो जून खत्म हुआ, यहाँ पे जून में 80,000 में से 50 का आपने सेट ऑफ लिया, 30 आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ था, बट 50 आपने जो क्रेडिट लिया उसमें से 20,000 का क्रेडिट था। अब नेक्स्ट मंथ जब आप गए जुलाई में, आपका टैक्स लायबिलिटी आया 120, 80 में से 50 आपने सेट ऑफ ले लिया था और बाकी का 30 कैरी फॉरवर्ड था ओपनिंग बैलेंस, और नया क्रेडिट आपका 20 आया था। तो वो 30 और ये 20 यूज करके जुलाई में आपने 50 का सेट ऑफ कर दिया और आपने 70,000 पे किया। फिर अगस्त में भी टैक्स लायबिलिटी 180 था और 70 का नया क्रेडिट था, और उसके बाद भी आपने पे किया। इसका मतलब क्या है कि अब आपके पास आईटीसी का कोई एक्सेस बैलेंस नहीं पड़ा था। यानी अगर आपको अगस्त में पता चला कि भाई वो 20,000 गलत थे, अब भरो, तो आपके पास बैलेंस ही नहीं है, तो वो 20 आपको भरने पड़ेंगे, इसमें आपके 20 ऐड हो जाएंगे और इस पे आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके क्रेडिट बैलेंस में था ही नहीं क्रेडिट। तो अगर इसमें से कोई भी स्टेज में आपको पता चला कि रिवर्सल करना है, सो इट विल रिड्यूस आईटीसी, अगर है तो, नहीं है तो आउटपुट में ऐड हो जाएगा, और प्लस इंटरेस्ट टिल डेट आपको देना पड़ेगा 18%। सो दिस इज वेरी लॉजिकल कि गलत क्रेडिट लिया है तो आपको रिवर्स भी करना पड़ेगा और टैक्स भी भरना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। बट अगर आपने गलत क्रेडिट लिया था बट उस टाइम से लेके अभी तक आपके पास जेन्युइनली एक्सेस क्रेडिट है, यानी वो रॉन्ग क्रेडिट नहीं भी लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन दैट सिनेरियो इंटरेस्ट नहीं आएगा। ओके, तो दिस इज अ गुड थिंग विच आई वांट टू शेयर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम बोथ कोई भी एक या दो चीज़ आ सकती है। तो इसे खास अच्छे से पढ़ के जाओ, कुछ प्रॉब्लम है तो कनेक्ट करो। बेस्ट ऑफ लक।